सिलेक्शन के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं, पर टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी एनालिसिस करी जाए, क्योंकि अगर टेस्ट दे दिया और एनालिसिस नहीं करी तो ऐसा टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत वर्षों के अनुभव के साथ आपको कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद कह रहा हूं। पर क्या टेस्ट एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये है कि जो सवाल नहीं हो उनको सॉल्यूशन देख लें, क्या उससे हमारा ज्ञान जो है सही हो जाएगा, क्या सिर्फ उससे बात बन जाएगी? नहीं। टेस्ट का एनालिसिस का मतलब है सही कमियों को पहचानना, क्योंकि जीवन में वो आगे बढ़ता है वो सिलेक्ट होता है जो अपनी कमियों को पहचान पाता है, बिना टाइम खराब करे, बहुत देर सोच समझकर। पूरी जो स्लाइड्स हैं वो मैंने खुद ने लिखी हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि टेस्ट एनालिसिस में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ध्यान से समझते हैं टेस्ट एनालिसिस। जाहिर सी बात है, जब भी हम टेस्ट में देते हैं तो तीन टाइप के सवाल हमारे पास आते हैं, राइट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। इन तीनों की एनालिसिस करना जरूरी है। सर राइट की भी? हाँ, इसकी भी जरूरी है। तो राइट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। फिर मैं कह रहा हूं टेस्ट के सॉल्यूशन देखने से बात नहीं बनेगी, अगर असली कमी नहीं ढूंढोगे तो बात नहीं बन पाएगी। वीडियो हल्का सा लंबा होने वाला है पर काम का होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है तुम्हारा टाइम बचाने के लिए, पर ध्यान से समझना। तो राइट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड तीनों में एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, पहली बात राइट। अच्छा, राइट क्वेश्चंस एनालिसिस, इसमें तीन टाइप की आपकी गलतियां हो सकती है। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस टाइप की गलती तुम करते हो नीचे लिख के रखना है, नीचे जो भी कमेंट्स में लिख लेना, नहीं सर मैं गलती करता हूं अब नहीं करूंगा, ये याद रखना है। R1 क्या गलती? R1 गलती नहीं है। पहली बात तो करेक्ट विद इन टाइम लिमिट, यानी कि जो सवाल मुझे दिया गया था वो विद इन टाइम जो होना चाहिए था उसी में मैंने उसको सही कर लिया। यानी कि अगर उसमें 1 मिनट के अंदर लगना था और मैंने 1 मिनट के अंदर ही उसे सही कर लिया, तो यानी कि मेरा परफेक्ट, मेरी थ्योरी कंप्लीट थी, परफेक्ट मेरी कैलकुलेशन थी, सब कुछ सही था। पर फिर भी इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेना चाहिए कि कहीं अच्छा सॉल्यूशन तो मुझे इससे नहीं मिला जो मैंने करा था। बस इतना इसमें करना है, इतनी एनालिसिस करनी है कि मेरा सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन मेरे को दिया गया है, क्या वो जो दिया गया सॉल्यूशन है वो अच्छा तो नहीं है? क्या मैंने विद इन द टाइम लिमिट कर लिया, पर क्या और टाइम बचा सकता था? दूसरी बात कौन सी? करेक्ट विद इन टाइम लिमिट बट तुक्का और हाफ हार्टेडली। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, नहीं यार 2 मारे थे, हाँ यार तुक्के से सही हो गया, अपना सोचा था इन 2 में से कोई सही होगा, लग रहा है कि ये सही हो गया और मैं कर भी दिया और वो सही भी हो गया। ऐसे सवालों को याद कर कर R2 वाली कैटेगरी को रॉन्ग कैटेगरी में डाल लेना है। भले नंबर मिल गए हो पर इनको रॉन्ग कैटेगरी में डाल लेना है, क्योंकि ये तुक्के से और हाफ हार्टेडली सही हुए थे। भले नंबर आ गए, खुश होने की जरूरत नहीं है, पर क्या ये सवाल गलत हो सकता था एग्जाम में? बिल्कुल हो सकता था। तो ध्यान देना, इनको रॉन्ग कैटेगरी में ट्रांसफर कर लेना है याद करके, ठीक है? तो क्या हम R2 कैटेगरी को ट्रांसफर कर लेंगे, करेंगे, और उसकी एनालिसिस रॉन्ग के हिसाब से करेंगे। कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो हर सवाल पे लिखना है R1 है, R2 है, R3 है, ऐसे करना है अपने को। R3 करेक्ट बट टुक मोर टाइम देन रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है कि अगर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया तो भले मेरा सवाल में 4 नंबर आ गए, या जितने भी मेरा नंबर का टेस्ट था उतने मेरे नंबर आ गए, अगर एडवांस दे रहे हो, नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो, या कोई और भी दे रहे हो, मैं तो रहा हूं किसी भी एग्जामिनेशन की बात करी जा रही है यहां पे, तो क्या मैंने उससे ज्यादा टाइम ले लिया जो मुझे लेना चाहिए था? अगर ले लिया है तो फिर मुझे क्या करना है? सोचना है कि क्या मैंने कोई लंबा रास्ता ले लिया था, यानी कि क्या मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया था जो लंबे रास्ते का था? क्या मैंने कैलकुलेशन में लंबा चुनाव कर लिया था? या मैंने रूट तो सही लिया था पर क्या मेरी स्पीड स्लो थी? कहीं मैंने इसे धीरे धीरे सॉल्व करा। स्पीड बढ़ाने के बहुत सारे तरीके आगे बात करी जाएगी, वो भी क्योंकि एक गलती है। हाँ सर, ये तीनों बात समझ में आई। तो जो भी सवाल सही है उनमें लिख लीजिए R1, R2 और R3, और तीनों में क्या करना है बोलो, क्लियर है क्या? जब भी पेपर दोगे तो एनालिसिस ऐसे ही करनी है, R1, R2 और R3, ये तीनों कैटेगरी मुझे समझ में आ गई, ठीक है सर। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी? अपनी दूसरी, वही रॉन्ग वाली। रॉन्ग वाले सवालों की एनालिसिस में बहुत सारी एनालिसिस करना आवश्यक है। जो W1 में आपको बोल रहा हूं, यानी कि जो रॉन्ग की पहला चॉइस जो आपको नजर आती है, जो गलती जिसके से करते हैं, वो क्या है समझे? सवाल समझ आ गया, कॉन्सेप्ट गलत सोच लिया। सवाल तो समझ आ गया था मुझे बढ़िया से कि अच्छा सवाल क्या कह रहा है, कौन से चैप्टर का है, कौन से सब्जेक्ट का है, सब समझ आ गया, पर मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, गलत सोच लिया। इसका मतलब आपको थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, थ्योरी। वापस थ्योरी पे थोड़ा फोकस करिए, उस चैप्टर की या उस कॉन्सेप्ट की, कि यार मैंने गलत कॉन्सेप्ट कैसे सोच लिया यार, यहां पे तो जो है टॉर्क बराबर आई अल्फा नहीं लग सकता था पर मैंने लगा दिया। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ऐसी जो मेरे को सर ने बताई थी? यानी कि थ्योरी पे थोड़ा वापस फोकस करो और उस कॉन्सेप्ट के सवालों को पूरा ना कर कर सिर्फ उन ऐसे सवालों को पढ़कर समझो कि वापस में सही कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा। तो थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस करना है इस जगह अगर गलती कर रहे हो तो। मैं कमियां भी बताता जाऊंगा, उनका समाधान भी बताता जाऊंगा। आपको अपनी गलतियों को पकड़ना है कि मैं कौन सी टाइप की मिस्टेक ज्यादा करता हूं, उसको अपनी लिस्ट पे लिख लेना है। फिर कह रहा हूं वीडियो काम करने वाला है, ध्यान से सुनिए। W2 सवाल समझ तो आ गया, तुम समझ गए होंगे मैंने क्यों लगाया। सवाल समझ तो आ गया, कॉन्सेप्ट भी सही लगाया, पर कैलकुलेशन गलत कर दी। तो मेजर मिस्टेक है बच्चों की, मेजर मिस्टेक है। तो मैं कई बार कह चुका हूं, बहुत सारे सवाल बच्चे इसलिए गलत करते हैं कैलकुलेशन के। अब कैलकुलेशन की मिस्टेक भाई सब अलग अलग प्रकार की मिस्टेक करते हैं, इसमें
ये समझ लो 200-500 प्रकार की मिस्टेक्स हो सकती है। मैंने कुछ लिखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई गलत कर देता हूं, ट्रांसफर अराउंड जब ट्रांसफर करते हैं इधर से इधर तो साइन गड़बड़ कर देता हूं, इनइक्वालिटी में जब चेंज करना चाहिए तो गड़बड़ कर देता हूं, इनइक्वालिटी में साइन कॉस लगाता हूं तब गड़बड़ कर देता हूं, एलसीएम लेने में गलती कर देता हूं, ब्रैकेट ओपन करने में गलती कर देता हूं, जो है स्क्वायर रूट लेने में गलती कर देता हूं, हो सकता है उल्टा करने में गलती कर देता हूं। जैसे मैं बताऊं मैं कैसी गलती करता था, एनवी सर की क्या मिस्टेक थी, मैं कैसी गलती करता, मुझे बाद में जब मैंने ना बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं जेई में ये वाली गलती नहीं करूंगा, तब मेरे से वो गलती नहीं हुई एग्जामिनेशन में। पर क्या गलती करता बताता हूं मैं तुम्हें, मैं हमेशा 3 into 3 को 9 जो है 9 होना चाहिए, मैं 6 लिख देता था। अब मैंने कम से कम 5-7-8 बार गलती कर ली होगी, पर जब मैंने इस गलती को पकड़ लिया तो जब भी 3 into 3 आता था मेरे कान खड़े हो जाते थे। एक्चुअली गलती ढूंढने से फायदा क्या होता है कि जब भी वो सिनेरियो आएगा तुम्हें पता पड़ जाएगा यहां पे मेरे को गलती नहीं करनी है। जैसे अगर हम सोचने लग जाए नहीं यार मुझे गुस्सा आएगा तो मैं नहीं बोलूंगा, तो फिर आप कॉन्शियस हो जाते हो। अगर आपको पता पड़ गया मैं गलती करता हूं तो फिर आप रुक जाओगे, मैं गलती करता था, ऐसे तुम बहुत सारी गलतियां करते होंगे, उनको लिख लो कि हाँ मैं कैलकुलेशन की गलती करता हूं, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जब एग्जामिनेशन में आएगा तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये अपनी W1 W2 और किस प्रकार की मिस्टेक है लिखते जाओ, कौन सी मिस्टेक कर रहे हो लिखते जाओ, बिल्कुल कमेंट में भी लिखो सर मैं ये वाली ज्यादा करता हूं, सर मैं ये ज्यादा करता हूं और अब नहीं करूंगा, लिखते रहना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है इस बात में। कौन सी करते हो W1 W2 W3 सिली मिस्टेक। इसके भी अनंत कारण हो सकते हैं, कुछ मेजर कारण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे प्रीवियस मेमोरी ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नीट के बच्चे बहुत सारे करते हैं, जेई के भी करते हैं, पर नीट में बहुत सारा क्योंकि मेमोरी बेस्ड होता है तो लगता है अच्छा हाँ ऐसा सवाल तो देखा होता, उसका आंसर तो ये था। अगर 100% श्योर नहीं हो प्रीवियस मेमोरी के आंसर से तो मत क्लिक करिए, पूरा पढ़कर जो जिस तरीके से सवाल सॉल्व करा जाता है वैसे ही करना है। अच्छा इसका सवाल ओहो ये तो सवाल देखा हुआ है, इसका तो 2k1 k2 by k1 plus k2 आया था, पता लगा सवाल में हल्का सा कुछ ट्विस्ट कर दिया है, आंसर k1 k2 by k1 plus k2 आना था, अब हो गई गड़बड़। ऐसा बहुत बार आप करते हो। तो जब तक इस वाले सवालों में, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रीवियस मेमोरी से जो सवाल है उनको मत करिए, पर मैं कह रहा हूं आपको इतना टाइम मिलता है कि पूरा सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर जब तक श्योर नहीं हो, 100% श्योर नहीं हो, तब तक अपने को सॉल्व कर कर ही आंसर लगाना है। जरा सा भी कंफ्यूजन है तो जल्दबाजी में सवाल को गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि -1 हो जाएगा जिसमें 4 मिलने चाहिए थे। जो तुझे सब कुछ आता था उसमें तेरे को जो है अवार्ड मिलने की बजाय पनिशमेंट मिल जाएगा। ये बात याद रखना। ये सवाल तो तुझे आता था ना, और इतना अच्छा आता था कि तुझे याद भी है, अगर तुमने उसमें जरा सी गलती कर दी और सॉल्व नहीं करा तो अवार्ड की जगह पनिशमेंट हो जाएगा। इसलिए 100% श्योर हो तभी करना है। दूसरा, आंसर रॉन्ग मार्क कर देते हैं साहब, जल्दबाजी इतनी रहती है, हड़बड़ी इतनी रहती है कि निकला तो भी खटाक से सी लगा दिया। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसी गलती कर जाते हैं। जब ऐसी गलती कर दे तो इसका मतलब आपको एंजाइटी हो रही है, हड़बड़ी बहुत है। सही बताऊं, अमूमन सिली मिस्टेक्स का कारण होता है हड़बड़ी। हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं हड़बड़ी। हड़बड़ी मतलब ओ हो जल्दी जल्दी करने की कोशिश में, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमें टाइम से पेपर करना है, बट स्पीड विद एक्यूरेसी लानी है। जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना, उससे अगर गलत कर दिया तो फिर एग्जामिनेशन देने का कोई फायदा नहीं है। ये एंजाइटी बिल्ड करता है, ये आपका व्यवहार की गलती, इसकी वजह से ये सब होता है। तो जब भी ये हो रहा हो तो थोड़ा सा काम एंड कंपोज होना है। जैसे उल्टा करना भूल गया, मतलब जैसे ऐसे कई बार ऑप्शन मिलेंगे 3/4 4/3, अब पता लगा आंसर जो है 3/4 आया था, मतलब 3/4 आया था और अपने को पहला ऑप्शन जो है 3/4 दिख गया, जबकि उल्टा करना था, अपन भूल गए उसको करना। रेशो कुछ और पूछा था, अपन ने उल्टा करना भूल गए। ऐसी बहुत बार गलतियां करते हैं। इसको सुधारने का क्या तरीका है उल्टा करने वाली भूल को? इसको अगर तरीका मैं बताना चाहता हूं इसमें कि जब भी सवाल पढ़ो, सवाल पढ़कर सबसे पहले ऑप्शन देखो। अगर ऑप्शन में 4/3 3/4 5/9 9/5 ऐसा कुछ है तो उसी समय कान खड़े कर लो ऑप्शन देखते ही कि यार इसमें ये वाली गलती हो सकती है तो मुझे नहीं करना। ऑप्शन खुद बताते हैं कि मैं क्या गलती करवा सकता हूं। जैसे 2.0198 2.0197 2.0196 2.0195, इसका मतलब ये बता रहा है कि मैं 2.019 तक तो सही हूं, उसके बाद ही गलती कराऊंगा। तो ऑप्शन पढ़कर बताता है कि मैं क्या गलती करा सकता हूं, तो अपने कान खड़े हो जाने चाहिए। मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पढ़ लिया, यानी कि अगेन हड़बड़ी, बहुत जल्दबाजी। ऐसी गलती कभी भी करेक्ट पूछा हो, जैसे आप बोला, क्योंकि अमूमन हमारा दिमाग ट्रेंड होता है कि सही बताना है, तो हम इनकरेक्ट को भी करेक्ट ही पढ़ लेते हैं। जब भी ये ऐसा सवाल आए कि करेक्ट बताओ, अपने मन में कह रहा है करेक्ट बताओ, तो दिन में जो अपना माइंड है उसमें कॉशियस एक पाल लो, क्या कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं करेक्ट ढूंढ रहा हूं, इनकरेक्ट पूछे हूं। बस इतना सा सोचना है, तो अगर गलती कर रहे होंगे तो रुक जाओगे, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है सर, सवाल ही गलत अंडरस्टूड कर लिया, ये भी अगेन एंजाइटी और हड़बड़ी की वजह से होता है। पता नहीं क्या पूछा था, हमने क्या सोचा, क्यों हमारे मन में प्री डिटरमाइंड माइंड था। क्योंकि मैं जब सुबह निकला था तो मैं उस वाले सवाल का करके आया था जिसमें जो है आप ऐसे समझो इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस पूछी थी। ठीक है, और हमने मेरे दिमाग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही चल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही चल रहा है। पता लगा उसमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पूछी नहीं थी, रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर चीज की पूछी थी, हमने इक्विवेलेंट निकाल दी।
क्योंकि हमारे दिमाग में प्रीवियसली सेट था। इस बात को ध्यान में रखना है, हड़बड़ी की वजह से होता है। ऐसे ही और बहुत सारी गलतियां हो सकती है। सिली मिस्टेक्स का मेजर बिहेवियर कारण जो है वो हड़बड़ी, जल्दबाजी, काम एंड कंपोजनेस कम। तो एग्जामिनेशन में काम एंड कंपोजनेस आनी चाहिए, अपने आप कम होती जाएंगी। लिख दो, हाँ सर हम ये वाली मिस्टेक्स, ये सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इसमें और भी बहुत प्रकार की हो सकती है, मैं फिर आपको कह रहा हूं। अगर कुछ और नई प्रकार की तो लिख दो, ताकि हमें भी और पता पड़े, अगली बार जब बात करेंगे तो उसको और अच्छे से बताएंगे। पर बहुत सारी हो सकती है, मैं जानता हूं, पर तुम्हें मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये अपने बिहेवियर से चेंज करी जा सकती हैं। बिल्कुल सर हम नहीं करेंगे, लिख दो सर नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे सर। अब जो है बिल्कुल ठहराव के साथ एग्जामिनेशन देंगे। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या एनालिसिस ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। भाई ये अपनी जो एनालिसिस अपन ने जो करी, पहले कौन सी थी अपन ने, जो अपन ध्यान से देखो तो अपन ने 3 एनालिसिस किस पे कर ली, W1 W2 W3, R1 R2 R3। ऐसे ही अनअटेम्प्टेड सवाल, जो सवाल हमने अटेम्प्ट ही नहीं करे, है ना, जिनमें आपने हार्डकोर तुक्का मारा हो ना, ऐसे ही जैसे मैं कई बार कहता हूं तुक्का मार सकते हो, 4:1 का रेशो होता है। अगर जिनमें आपने हार्डकोर तुक्का मारा है, आपको कुछ नहीं आता तो उसमें सिर्फ तुक्का मारा है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना था वो, पर आपने तुक्का मारा कि 4:1 का रेशो आपने मारा है, तो उनको अनअटेम्प्टेड में ही काउंट करना, रॉन्ग में काउंट मत करना उनको। जिनमें आपने 100% तुक्का मारा था तो अनअटेम्प्टेड, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 100% तुक्का, उनको इस कैटेगरी में डालना है आपको। ठीक है, मैं भी तुक्के पे बात नहीं कर रहा हूं, कब तुक्का मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए। अगर नीट का पेपर है, जेईई का पेपर है, 4:1 का रेशो है, दिमाग लगा के थोड़े तुक्के मार सकते हो, पर अभी एनालिसिस के टाइम पे उस अनअटेम्प्टेड में उन सवालों को भी डालना है जिनमें आपने 100% तुक्का मारा था। ठीक है सर। सबसे पहली कैटेगरी, सवाल समझ ही नहीं आया। मुझे सवाल समझ ही नहीं आया कि सवाल था क्या, सर अटेम्प्ट कहां से करूंगा। तो आप सोचो कि सवाल क्यों नहीं आया, चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। कोई बात नहीं पढ़ा तो यार, अगर चैप्टर अभी पढ़ा ही नहीं था तो कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, चिंता नहीं करनी, है ना। मैं एनालिसिस तब की बात कर रहा हूं फाइनल एग्जाम से पहले। तुम ये तो नहीं सोच रहे हो जिस दिन सर फाइनल एग्जाम होगा उस दिन मैं एनालिसिस करूंगा, नहीं, ये फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए एनालिसिस करनी है। हाँ सर इतना हम समझते हैं। तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं है, जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी वजह से नंबर कम हो गए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 75 में से या आपके 180 में से या आप जो भी एग्जाम दे रहे हो 100 में से, उनमें से अगर आपके 10-15% सवाल ऐसे हैं भी सही, तो अपने नंबर उन कम नंबरों में से ही अपनी एक्यूरेसी को नापो, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर उससे घबराना नहीं है, जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लैंग्वेज समझ ही नहीं आई। अब आपने बोला सवाल समझ नहीं आया का कारण था लैंग्वेज ही समझ नहीं आई। तो क्या आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम अमूमन होती है? क्या ये U1 वाली प्रॉब्लम जो आपको बोल सकते हो, U1 का सेकंड केस जो है, ये आपके साथ अमूमन होता है? अगर ऐसा होता है, इसका मतलब आपका लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हो आप। आपको डायग्राम से कोई समझाए, सवाल कोई समझाए तो आपको समझ में आ जाता है, पर अगर कोई आपको लैंग्वेज में तो दिक्कत आती है, तो फिर इसके लिए आपको एनसीईआरटी जैसी बुक्स को पढ़कर समझना चाहिए, थोड़ी टफ लैंग्वेज वाली बुक्स को पढ़कर समझना चाहिए, पैराग्राफ को पढ़कर समझने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपके साथ अमूमन ऐसा होता है, कभी कभी हो जाए चलता है, पर अगर आपके पास हर पेपर में 2-3 सवालों में ऐसा हो रहा है कि सवाल ही समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारी कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और द लैंग्वेज वो सही नहीं है। तो उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, साइंस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या पैराग्राफ्स जो होते हैं उनको पढ़कर समझने का प्रयास करो, उससे आपकी ये कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा एग्जाम में नहीं आया बिकॉज ऑफ एंजाइटी। मुझे सर सवाल घर पे आया तो तुरंत समझ आ गया, पर एग्जाम में समझ ही नहीं आया क्योंकि मेरा दिमाग ब्लॉक था, क्योंकि मेरे मन में एंजाइटी थी, क्योंकि इसके पहले के 4 सवाल गलत हो चुके थे, या मेरे को इसके पहले के 4 सवाल नहीं आए थे। अगेन ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो आपको सुलझानी पड़ेगी, कि अगर मुझसे 4 सवाल भी ना आए तो भी 5वां सवाल में उसी कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करूं जैसा मुझे करना चाहिए, है ना। ये बात याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में हर सवाल को पूर्ण ऊर्जा के साथ अटेम्प्ट करना जरूरी है। और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि 3 सवाल ना आए और चौथे पे भी उसी ऊर्जा से जाए, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। पर वो बना जो पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा, जो एंजाइटी में उलझ जाएगा वो दिक्कत उसको आएगी। इसलिए एग्जामिनेशन ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, एग्जामिनेशन के माहौल में रहना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं अपनी मार्किंग कर लो कि मैं किस तरह की गलती ज्यादा करता हूं, सबका सॉल्यूशन अलग अलग है। ठीक है सर, ये U1 हो गया। U2 पे बात करते हैं। समझ आ गया पर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है पता ही नहीं पड़ा। सर सवाल तो समझ आ गया पर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है ये मुझे पता ही नहीं पड़ा। इसका मतलब सवाल समझ आ गया, चैप्टर कौन सा है, कौन से उसमें, अगेन इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा। थ्योरी पे फोकस करिए इसको लेके, यानी कि उस वाली जगह की मुझे थ्योरी थोड़ी सी वीक है तो या तो नोट्स वापस रिवाइज कर लो या लेक्चर वाइज रिवाइज कर लो। पता क्यों नहीं पड़ा भाई, क्या लगना था ये मुझे क्यों नहीं पता पड़ा, या तो हमारी थ्योरी वीक रह गई। अच्छा, थ्योरी भी वीक के साथ साथ एक और चीज हो सकती है, क्या कि थ्योरी के साथ क्या मेरी एप्लीकेबिलिटी भी वीक है, अप्लाई करने की क्षमता मेरी वीक है, इसलिए मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या लगाना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है पर कब लगाना है ये अपने आप में एक आर्ट है।
ठीक है, तो इसके लिए आपको एक काम और करना चाहिए कि इसी चैप्टर के या इस कॉन्सेप्ट के, जैसे मोशन में हम सारे कॉन्सेप्ट तोड़कर रखते हैं, इस कॉन्सेप्ट के आपको बहुत सारे सवाल करने हैं और उन्हें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, बस सोचना है, पढ़ा समझा, क्या मैं ढूंढ पा रहा हूं कि क्या करना है, ठीक है, तो आपकी एबिलिटी इससे बढ़ जाएगी। तीसरा, समझ आ गया पर कॉन्सेप्ट याद नहीं आया। अच्छा, कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आया सर, समझ तो आ गया, मुझे ये भी पता पड़ रहा है कॉन्सेप्ट क्या लगाना, पर कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आया। मुझे तो पता लग गया बाय से लॉ लगाना है, पर फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि आपने उस चैप्टर का लैक ऑफ रिवीजन था? हो सकता है, तो रिवीजन पे फोकस करिए, आपको रिवीजन ध्यान में आना चाहिए। दूसरा, क्या मेरे को इसलिए याद नहीं आया कि रिवीजन भी कर रखा था मैंने, पर इसलिए याद नहीं आया क्योंकि एंजाइटी थी। अगेन एंजाइटी पे मैं बात कर चुका हूं। बहुत सारी मिस्टेक सिर्फ हम एंजाइटी और अपने बिहेवियर की वजह से करते हैं। अपना स्वभाव, अपना व्यवहार एग्जामिनेशन के दौरान और खुद पर नियंत्रण, यह सबसे बड़ा रामबाण है। आपके विश्वास मानो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने बच्चे अगर मेरी बात से सहमत हो और सुन रहे हैं अभी तक, तो ध्यान से सुनो कि जितने ही बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में अगर यही जो सवाल आए थे, ये अगर मैं घर पे करता तो हो जाता? हाँ सर। तो इसका मतलब तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नॉलेज भी आती है, तुम्हें कैलकुलेशन भी आती है, पर तुम अगर इस एग्जामिनेशन भी नहीं कर पाए, इसका मतलब तुम्हें एग्जामिनेशन एंजाइटी है, तुम्हें एग्जामिनेशन फोबिया है। अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, वो सुधारनी ही पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस से आती है, खुद को बार बार सोचने से आती है कि नहीं, मैं काम एंड कंपोज रहूंगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कोई एक एग्जाम मेरा भविष्य तय कर दे, ये सही बात नहीं है। हाँ, ये एक एग्जाम है, मुझे अपनी पूरी शिद्दत के साथ देना है, बस इस भाव के साथ आपको जाना होता है। U1, U2, U3, U4 है। अभी ध्यान से सुनो। बिकॉज ऑफ टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैंने सवाल कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को जो है टाइम ही नहीं मिला सर। अब टाइम नहीं मिला, इसका मेजर कारण क्या होता है? स्पीड स्लो थी। मैं टाइम नहीं कर पाया, इसका मतलब मेरी क्या स्लो थी? स्पीड। हालांकि इसमें एक और कारण है, क्या? ध्यान से देखो, लव टुवर्ड सिंगल सब्जेक्ट। भैया मैं तो सोच के आया था फिजिक्स से सबसे ज्यादा करूंगा, सबसे पहले फिजिक्स करूंगा, और फिजिक्स मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। ध्यान ही नहीं दिया, 1.5-2 घंटे निकल गए उसमें, तो कैसे पेपर हो पाएगा? तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको प्रेम है, उसके सारे सवाल करने के चक्कर में आप पूरे बाकी पेपर छोड़ देते हो? मेरे हिसाब से ऐसा तुम कम करते हो, बट ऐसा कई बच्चे करते हैं। मेजरली ऐसा इसलिए होता है कि आपकी स्पीड स्लो होती है। अब स्पीड में भी 3 बात, आपकी स्पीड किस वजह से स्लो है? क्या रीडिंग प्लस समझने में आपकी स्पीड स्लो है कि मैं पढ़ के समझने में मुझे टाइम लगता है? सर पढ़कर समझ तो मैं फटाफट से लेता हूं, पढ़कर समझने की स्पीड अमूमन आपको 1 मिनट में, अगर जेईई मेन और नीट की बात करें, और दूसरे एग्जामिनेशन का डिफरेंट हो सकता है, तो आपको अगर पढ़कर समझने की स्पीड आपकी 1 मिनट में 2 सवाल, पढ़कर समझने की स्पीड 1 मिनट में 2 सवाल की होनी चाहिए, पढ़कर समझने की स्पीड। एप्लीकेबिलिटी स्पीड तो नहीं है सर, पढ़कर समझ तो लेता हूं, पर क्या कॉन्सेप्ट लगाना है ये सोचने में ही सोच भी पाता हूं, पर सर 1 मिनट लग जाता है। ये अलग टाइप की कमी है। इसके लिए आपको पढ़कर समझकर ज्यादा से ज्यादा सवालों पर प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा मैं कॉन्सेप्ट लगा पा रहा हूं, नहीं लगा पा रहा, कौन सा लगेगा, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। थर्ड, कैलकुलेशन ही बहुत स्लो है। अगेन मिस्टेक हो सकती है। कहां स्लो ये सोचना जरूरी है। अच्छा सर सब कुछ सही है, अगर मैं बिल्कुल मेरा मन स्थिर होना और ओवर थिंकिंग नहीं करता रहूं एग्जामिनेशन में, तो सर मैं सब कुछ कर लूंगा। अगेन ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। अगर इसे नहीं सुलझाओगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है सर, ये अपना U4 कारण हो गया। एक और देखो U5, लगा लंबा है इसलिए छोड़ दिया। सवाल कई बार हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है कि ये लंबा है, लगता है कि ये लंबा है। अगर आपको लगता है कि लंबा है और आपने छोड़ दिया, पर आप इस पे वापस नहीं आ पाए, इसका मतलब आपकी स्पीड स्लो है। ठीक है, तो पहले अपने आप से पूछना, मेरे को क्यों लंबा लगा ये? क्या मैं इसे फटाफट कर सकता था? कहीं मैंने एंजाइटी की वजह से तो इसे नहीं छोड़ दिया? अगर उस समय छोड़ भी दिया कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वापस इस पे मैं आ सकूं और आखिरी में ऐसे 5-7-8 सवाल अटेम्प्ट कर पाऊं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपको आपकी कमी पहचानना बहुत आवश्यक है। जीवन में वो आगे बढ़ता है जो खुद की कमी पहचानता है। तो खुद की कमी पहचानो, संघर्ष करो। ये मेहनत का संघर्ष, यानी कि एनालिसिस का संघर्ष अभी थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि पता है सबसे बुरी बात क्या लगती है कि खुद में क्या कमी है। कोई बताए तो भी बुरा लगता है, खुद ढूंढो तो भी बुरा लगता है, अरे मैं तो अच्छा आदमी हूं। पर खुद की कमी जो ढूंढ पाता है और उस पर जो काम कर पाता है वो जीत जाता है। तो हर सवाल को कितने पे लिखना है? R1, R2, R3, W1, W2, W3। ऐसे ही U1, U2, U3, U4, U5 लिख दो। तुम कौन सी मिस्टेक्स करते हो, हर पेपर में करके लिखो कौन सी मिस्टेक करते हो और उसको दोबारा दोहराओगे नहीं। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत शानदार हो आएगा। मैं भी ईश्वर से कामना करता हूं और बार बार कहता हूं कि स्वार्थ से प्रेरित नहीं, शिक्षा से प्रेरित बात है, क्योंकि मुझे सबको शिक्षा नहीं दिया है, तुम लोगों के प्रेम नहीं दिया है, उसको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पर तुम सभी लोग सेलेक्ट हो, इसके लिए खुद की कमी ढूंढना बहुत आवश्यक है। आशा करता हूं तुम सभी लोग टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से करोगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।